ज़ीरो स्पर्म काउंट एज़ोस्पर्मिया हमारे ओपीडी में बहुत ही कॉमन कंडीशन है। साल में कम से कम 15 से 20 पेशेंट, 20 मेल्स हम लोग ऐसे देखते हैं जिनके काउंट्स ज़ीरो होते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या एज़ोस्पर्मिया से उस मेल को अपना खुद के स्पर्म से बच्चे रोक सकते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी रोक सकती है या फिर आईवीएफ करवाना पड़ेगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आज ऐसा करते हैं, आप मेरे को क्वेश्चन पूछो और अब मैं जवाब दूंगा। जी, आपने बहुत ही ये अच्छा सवाल उठाया है कि बहुत सारे हमारे पास सीमेन एनालिसिस वाले जो रिपोर्ट्स आते हैं, जो पुरुषों का रिपोर्ट होता है और उसमें कई बार ये स्पर्म्स ज़ीरो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि एज़ोस्पर्मिया जो शब्द है उसका क्या मतलब है, और अगर सीमेन रिपोर्ट में ये आता है तो उसका क्या मतलब है, हम उसको कैसे रीड करें रिपोर्ट को। सबसे पहले एजू मतलब ज़ीरो, स्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट। तो एज़ोस्पर्मिया का मतलब है किसी मेल की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में काउंट उसको ज़ीरो आया है, एक भी स्पर्म नहीं मिला है, तो उसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक रिपोर्ट पे हम लोग कभी भी अपना डिसीजन नहीं लेते कि सही में ज़ीरो स्पर्म काउंट है कि नहीं। अगर किसी को ज़ीरो स्पर्म काउंट एक रिपोर्ट पे आया है तो हम उसको बोलेंगे उस मेल को कि भाई आप अपनी एक रिपोर्ट 1 महीने के बाद दोबारा करवाएं, और अगर उस रिपोर्ट में भी आता है तो हम लोग 1 महीने के बाद दोबारा कोई दूसरी लेबोरेटरी में करवाते हैं। कम से कम 2 या 3 रिपोर्ट्स में अगर कंफर्म होता है तब हम लोग बोलेंगे एज़ोस्पर्मिया है। लेकिन एज़ोस्पर्मिया रिपोर्ट बोलने से पहले मैं मेरे पेशेंट को ये समझाऊंगा कि भाई सीमेन कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही पॉइंट पे आ रही थी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मेल्स को पता नहीं होता है कि सीमेन कलेक्शन कैसे करना है। सीमेन कलेक्शन करने का एक प्रोसीजर होता है। वो कलेक्शन के टाइम पे कभी कभी कलेक्ट करते टाइम पे सीमेन धुल जाता है, बॉटल में बराबर कलेक्ट नहीं होता है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सीमेन जिसमें सबसे ज़्यादा स्पर्म है वो कलेक्ट नहीं होता है, और कभी कभी लेबोरेटरी ले जाते टाइम पे, घर से लेबोरेटरी ले जाते टाइम पे टाइम ज़्यादा हो जाता है तो सीमेन उसमें स्पर्म्स मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पेशेंट को प्रॉपरली कलेक्टेड सीमेन सैंपल है, उसके बाद भी 2 या 3 सैंपल में अपना ज़ीरो स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आ रहा है या एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट आ रहा है, तब हम उसको लेबल करेंगे कि भाई ये सैंपल सीमेन सैंपल में एज़ोस्पर्मिया है। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है कि क्या ये पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस भी इसमें कोई इंपॉर्टेंस है इसका। देखो, हम इसके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे कि सीमेन की रिपोर्ट को कैसे हमको रीड करना है। आपने ये एब्स्टिनेंस बोला, मतलब जब भी हम लोग सीमेन का सैंपल किसी पेशेंट को लेने का बोलते हैं तो 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस बोलते हैं। 3 से कम दिन का एब्स्टिनेंस नहीं बोलते और 5 दिन से ज़्यादा का एब्स्टिनेंस नहीं बोलते। एब्स्टिनेंस का मतलब है कि पिछले 3 से 5 दिन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होना चाहिए या फिर मास्टरबेशन नहीं किया हुआ होना चाहिए, मतलब इजैकुलेशन नहीं हुआ होना चाहिए। 3 से ज़्यादा दिन का, 5 से ज़्यादा दिन का एब्स्टिनेंस होता है तो उसमें स्पर्म काउंट्स में फॉल्स लो मोटिलिटी आता है, और 3 दिन से कम का एब्स्टिनेंस जब होता है तो उसमें काउंट्स हमारा फॉल्स कम आता है। तो हमको नॉर्मल, अगर हमको सही में जानना है कि कितने काउंट्स और मोटिलिटी हैं तो 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये लैब पे डिपेंड करता है कि किस तरह के लैब्स में ये रिपोर्ट कराना चाहिए, क्या ये भी इम्पोर्टेंस है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और कॉन्फ्रेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम सीमेन एनालिसिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड टेस्ट इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड एवेल्यूएशन। कोई भी नया पैथोलॉजिस्ट का जूनियर टेक्नीशियन आएगा, नया पैथोलॉजिस्ट आएगा तो सीमेन एनालिसिस का टेस्ट उसी को करने दे देंगे जैसे उसको सब कुछ पता है। हालांकि लैब टू लैब पे भी फ़र्क पड़ता है, आदमी पे भी फ़र्क पड़ता है, पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी 100 मिलियन है या 10 मिलियन है तो उसको ज़ीरो कहेगा। ज़ीरो रिपोर्ट देने से पहले भी लैब 4 बार चेक करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मैनुअली चेक करते हैं, आजकल तो कासा टेस्ट आ गए हैं, कंप्यूटराइज एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस होता है, तो वो लैब पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ज़ीरो स्पर्म काउंट और ओलिगोस्पर्मिया में। हमने बहुत अच्छा समझ लिया कि 3 रिपोर्ट के बाद ही हम कंफर्म कर रहे हैं कि अभी मेल में स्पर्म हमको नहीं मिल रहा है। अभी इसके बाद हम अगले लेवल पे उनको कैसे काउंसिल करेंगे और हम उनको क्या, आप कैसे उनको पेशेंट को, आदमी को बताओगे कि आपकी ये रिपोर्ट आई है।
अच्छा, ये जो हमने एजोस्पर्मिया की बात किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म होती है क्रिप्टो एजोस्पर्मिया। मेरे पास सैंपल आया, मैंने खुद अपने माइक्रोस्कोप में देखा, एक भी स्पर्म नहीं है, तो मैं उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करूंगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर का जो कचरा है उसको बाहर निकाल दूंगा, और जो पैलेट बनेगी उसमें दोबारा मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा कि मेरे को स्पर्म्स दिख रहे हैं कि नहीं। अगर उस मेरे को सेंट्रीफ्यूज सैंपल में भी स्पर्म नहीं दिख रहे तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रिप्टो एजोस्पर्मिया। अब ये जो एजोस्पर्मिया है, अब हमको इसको इवेल्युएट करना है कि वो मेल के बॉडी में स्पर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो इसका मतलब है वो बॉडी के बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। और अगर स्पर्म नहीं बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। बहुत बढ़िया। तो आपने ये बताया कि पहली स्टेप पे हमने करा है कि भाई रिपोर्ट में स्पर्म नहीं मिल रहा है, और अब हमको फाइंड आउट करना है कि वो उस बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं कि नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप कैसे आगे करेंगे? बॉडी में मतलब भगवान ने जो आदमी को गोटी दी है, जो हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, उसमें स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म बनने का प्रोसेस को सपना ने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। राइट। वो प्रोसेस टेस्टिस के अंदर होता है, और टेस्टिस के ऊपर अगर आप मेल एनाटॉमी में देखेंगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एपिडिडेमिस बोलते हैं। एपिडिडेमिस से वास डेफरेंस निकलता है। वास डेफरेंस जाता है प्रोस्टेट के नीचे, और प्रोस्टेट जाता है उसका वो यूरिनरी ब्लैडर में। तो प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है, वास डेफरेंस से सीमेनल स्पर्म्स निकलता है, और ऐसा ही एक सेमिनल वेजिकल होता है प्रोस्टेट के नीचे, उससे और बहुत सारे सीमेनल फ्लूइड के कंटेंट्स निकलते हैं। तो ये सारा चीज़ जब बाहर आता है तो उसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। इस कोई भी जगह में कहीं भी ब्लॉकेज हो, या तो एपिडिडेमाइटिस के कारण इन्फेक्शन हुआ हो, या वास डेफरेंस का इन्फेक्शन हुआ हो, या CABVD बोलते हैं कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस हो, या फिर प्रोस्टेटाइटिस हो, या फिर कहीं यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो, या सेमिनल वेजिकल का इन्फेक्शन हो, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन हो, तो कोई भी प्रोसेस में अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है वो बाहर नहीं आता है, तो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ऐसा ही, लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में टेस्टिस में स्पर्म्स बनता ही नहीं है, वो बाहर आने का तो सवाल ही नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं। जी जी। तो हम लोग ये ऑब्स्ट्रक्शन को रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा आपसे एक और इम्पोर्टेंट छोटा सा सवाल है कि इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी का क्या रोल है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। एज ए एंड्रोलॉजिस्ट, एज ए सर्जन, या एज ए यूरोलॉजिस्ट, हम लोग उसको पेशेंट के टेस्टिस को हम लोग देखते हैं कि उसका साइज़ कितना है। साइज़ हम लोगों को ऑर्कीमीटर से पता चल सकता है, या अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल सकता है। छोटी टेस्टिस का मतलब है कि उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है, उसके अंदर सर्टोली सेल्स कम है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कम है। तो ऑब्वियस चीज़ है कि उसके अंदर हमको स्पर्म्स मिलने के चांसेस कम रहेंगे। उसी के अलावा टेस्टिस के ऊपर एपिडिडेमिस होता है, तो हम उसका थिकनिंग देखते हैं, वास डेफरेंस पाल्पेट करके देखते हैं कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ये चीज़ें मिलता है। आपने बोला सोनोग्राफी, अभी एक चीज़ होती है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल मतलब टेस्टिस के आजू बाजू जो वेन्स का जो प्लेक्सस होता है उसको हम लोग पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं। वो प्लेक्सस कभी कभी वेन्स को, पूरे टेस्टिस को कवर कर लेता है, और खून चूँकि गर्म होता है, वो गर्म खून के कारण स्पर्म्स मर जाते हैं, उसके कारण काउंट्स कम हो जाते हैं। तो वो हमको अल्ट्रासाउंड डॉपलर, स्क्रोटल डॉपलर से पता चलता है कि ग्रेड 1 वेरिकोसिल है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो उसके हिसाब से हम लोग फर्दर लाइन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने समझाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज में कि भाई एजोस्पर्मिया में अब हमने ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, हमको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज अगर हमको रूल आउट करने हैं तो क्या उसके लिए हमको कुछ हार्मोनल वर्कअप कराना है? नहीं, देखो, ऑब्स्ट्रक्शन और नॉन ऑब्स्ट्रक्शन हमको ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। बिल्कुल। हम लोग मेल का 2 मेन टेस्ट कराते हैं, FSH और LH, क्योंकि बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और टेस्टोस्टेरोन मेल में FSH और LH को कम करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा तो FSH LH कम रहेगा, और टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो FSH LH ज़्यादा होगा। टेस्टोस्टेरोन कम का मतलब है टेस्टिस काम कम कर रही है। अगर टेस्टिस नॉर्मल काम कर रही है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगी और FSH LH कम करेगी। तो हम लोग मेन टेस्ट करते हैं FSH और LH, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FSH। अभी ये FSH की वैल्यू समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मेरे पास एजोस्पर्मिया का मेल आया, मैंने उसका FSH का टेस्ट किया, अगर ये वैल्यू 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर,
तो Right. उसके में हमको स्पर्म्स मिलने के चांसेस कम है। ओके, अगर 5 से कम है तो हमको स्पर्म मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइन, 5 से 10 के बीच में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। और 15 से अगर ऊपर है तो डेफिनेटली हमको स्पर्म्स नहीं मिलेंगे। मतलब ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से ऊपर है तो हमको स्पर्म्स नहीं मिलेंगे। 5 से 15 के बीच में है तो कभी कभी मिल सकते हैं, कभी कभी नहीं मिल सकते। और 5 से नीचे है तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। अभी आप जो स्पर्म्स मिलने की बात कर रहे हैं तो ये आप बायोप्सी की बात कर रहे हैं कि सेमेन की बात कर रहे हैं? नहीं, अब जब हमको ये पता चल गया कि इसका एफएसएच लेवल क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप सबसे पहले करते हैं, हम लोग टेसा करके एक चीज़ करते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ओके, बराबर। तो हम लोग एक एपिडिडमिस में क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जब स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं तो उसके बाद 15 दिन के लिए कैपेसिटेशन के लिए एपिडिडमिस में स्टोर रहते हैं। Fine. तो हम लोग एपिडिडमिस में एक 5 ml, 10 ml, 20 ml की सिरिंज लेंगे और एक सिंपल छोटा सा 2 सेकंड का प्रोसीजर होता है। एपिडिडमिस में से हम लोग सेमिनल फ्लूइड को बाहर खींचेंगे और देखेंगे स्पर्म्स हैं कि नहीं। उसको हम लोग टेसा बोलते हैं, अरे सॉरी पेसा बोलते हैं। राइट, अगर उसमें हमको स्पर्म मिल जाते हैं तो हमको आगे कुछ नहीं करना पड़ता है। फाइन, सपोज हमको स्पर्म नहीं मिलते ओके, तो फिर हम लोग टेस्टिकुलर निडल बायोप्सी करते हैं। 4-5 जगह से वाइड बोर निडल से हम लोग टेस्टिस का बायोप्सी लेते हैं। फाइन, वही टाइम पे बायोप्सी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमको स्पर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमको वो टाइम पे स्पर्म दिखा तो वही टाइम पे हम लोग स्पर्म स्टोर कर लेते हैं, क्रायो फ्रीज कर लेते हैं और उस स्पर्म को हम लोग भविष्य में आईवीएफ के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रेट, अगर वो टाइम पे हमको स्पर्म नहीं मिलता है और अगर पेशेंट ने पहले से कंसेंट दिया होता है Right. तो फिर हम लोग प्रॉपर टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं, माइक्रो टेसा करते हैं। मतलब टेस्टिस पे कट रखते हैं, वो एक छोटा ऑपरेशन होता है। कट रखने के बाद माइक्रोस्कोप में हम टेस्टिस का टिश्यू टीज करते हैं और वही टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं कि हमको स्पर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये ग्रेडेड प्रोसीजर होता है। यूजुअली एक ही सिटिंग में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट ने पहले से हमको कंसेंट दिया हुआ हो। ठीक है, वंडरफुल। तो मतलब हमको इस तरह से अगर अजूस्पर्मिया है तो इन सारे जो नए प्रोसीजर्स है हमको उससे स्पर्म मिल सकता है, तो ये भी हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं। राइट। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हमारे सामने आ रहा है कि एफएसएच लेवल्स एकदम नॉर्मल है, जैसे आपने बोला आइडियली लेस देन 5 है, मतलब ये है, पर उनके सीमेन रिपोर्ट में हमको स्पर्म नहीं मिल रहे हैं, तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में 2 तरीके होते हैं। एक हमको वाजोग्राफी करके एक टेस्ट आता है कि अंदर डाई डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी जगह है। करेक्ट। अब सिंपल चीज़ है कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप उसको रिलीव कर दो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो स्पर्म्स आने लग जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव क्यों करना है वो समझना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन हमको रिलीव करना है कि हमको स्पर्म्स का रास्ता बाहर करना है और प्रेगनेंसी चाहिए। अब वो यूरोलॉजिस्ट सर्जन जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने का जो सर्जरी होती है वो अराउंड 50,000 to 1 लाख के आसपास होता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि स्पर्म्स बाहर आएंगे तो पेशेंट को प्रेगनेंसी रुकेगा ही। तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स में ये सर्जरी का रास्ता अवॉइड, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मेल को उसकी नॉर्मल लाइफ में दूसरी कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा। ना तो इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा, ना इजैकुलेशन में होगा, ना उसके नॉर्मल को, उसको खाली स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे। तो हम लोग उसको प्रोसेस को बाईपास करके पेसा या टेसा करके हम लोग स्पर्म ले लेते हैं और उस स्पर्म से हम लोग आईवीएफ कर दें तो उसको प्रेगनेंसी रखने के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा मिथ डिबंक कर रहे हैं कि जिन मेल्स की रिपोर्ट में अगर अजूस्पर्मिया है और अगर हमको स्पर्म नहीं भी मिल रहा है तो भी वो एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। नहीं, मतलब ये 2 चीजें समझनी जरूरी है। सर्जरी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी रह जाएगी। अब हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस पे आएंगे। एक टेस्ट ट्यूब बेबी कराने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख का खर्चा होता है। ये सर्जरी कराने में भी लगभग टोटल खर्चा लगभग 50,000 से लाख रुपए का हो जाएगा। सपोज हमने ये सर्जरी कराई, स्पर्म्स बाहर आ भी गए ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करके, उसके बाद हमको क्या गारंटी है कि प्रेगनेंसी रुक ही जाएगा? बराबर है। तो इसलिए हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करें कि यहाँ का लाख रुपए का खर्चा बचाए। अगर खर्चा करना है तो डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पे करें, टाइम भी बचेगा और रिजल्ट मिलने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। मतलब जिनको एजोस्पर्मिया है उनका नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ तो नॉर्मल ही रहता है ना, सेमेन होता है, उनका फ्लूइड होता है, ओनली थिंग कि स्पर्म नहीं होता है। राइट? यस। ठीक है,
बढ़िया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इट्स लाइक अ शॉक, क्योंकि जब मेल्स मोस्टली इतने आगे भी नहीं आते टेस्ट कराने के लिए, और जब फीमेल को लंबे समय तक अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती और हम उनको काउंसिल करते हैं कि आपका भी एक सैंपल ले लिया जाए, और जब इस तरह का रिपोर्ट उनको हम समझाते हैं और उनके सामने लाते हैं, तो दे आर वेरी शॉक कि वो मेल ईगो को भी एक थोड़ा सा शॉक लगता है। बट उसमें हमारे लिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि यू आर टोटली नॉर्मल, ओनली थिंग इज कि या तो स्पर्म फॉर्म नहीं हो रहे या आ नहीं रहे, बाहर नहीं आ रहे। और हमारा मेन पर्पस है प्रेगनेंसी, जिसके लिए वी हैव वंडरफुल प्रोसीजर्स जो अवेलेबल है। ओनली थिंग इज कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमको उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि वो कौन सा प्रोसीजर के लिए आगे जाएंगे। इसके अलावा FSH LH के अलावा हम लोग 3 टेस्ट और करते हैं सब मेल्स में। Right. एक डायबिटीज को हम लोग रूल आउट करते हैं, क्योंकि डायबिटीज के कारण भी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी डायबिटीज के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। Right. तो हम लोग HbA1c करके टेस्ट करेंगे। एक प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स में मैंने ये देखा है कि मेल्स आके बोलते हैं कि सर हमको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, राइट, हम लोग आके थक जाते हैं, हमको थोड़ा सा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो प्रोलैक्टिन जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक सारे पेशेंट्स में थायराइड हमको रूटीनली टेस्ट करना ही बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे करने के लिए। एक्चुअली आपने ये जो थायराइड का पॉइंट लाया है बहुत अच्छा लाया है, क्योंकि क्या होता है जब थायराइड की बात होती है तो हम लोग फीमेल्स के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बट मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेल्स में भी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और इस तरह का हार्मोनल वर्कअप डेफिनेटली कई बार ऐसी चीज़ों को डायग्नोस करता है जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। अभी हमारा इस जो टेस्टिंग का इतना ज़्यादा हमने प्रोफाइल लिया है, सेमेन एनालिसिस, बायोप्सी, सोनोग्राफी, हार्मोनल वर्कअप, बट इसमें मैं एक और पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैरियोटाइप एनालिसिस, जो क्रोमोसोमल एनालिसिस होता है, मे बी बोथ पार्टनर्स का या मेल पार्टनर का, तो उस पर आप थोड़ा लाइट थ्रो करिए। देखिए, अगर एजोस्पर्मिया है दैट मीन्स के मेल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेशली जब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो। True. ऑब्स्ट्रक्टिव दूसरी चीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव उसको छोटेपन में इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, चोट लग गई हो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो Right. जाएगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मेन कारण होता है, एक तो बचपन में मम्स जो बोलते हैं, गुजराती में गाल पचोड़ी बोलते हैं, या गाल में दुखता है, उसके कारण ऑर्काइटिस होता है, उसके कारण होता है। लेकिन जो दूसरे कॉजेज ऑफ एजोस्पर्मिया होते हैं उसमें क्रोमोसोमली एबनॉर्मल मेल हो सकता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें स्पर्म काउंट, हालांकि मेल एब्सोल्युटली नॉर्मल लगता है पर उसके काउंट 0 होते हैं। उसके बहुत सारे हम लोग एनालिसिस करवाते हैं। तो अगर उस बच्चे मेल का हमको टेस्ट स्पर्म मिल भी जाए तो भी हम लोग कैरियोटाइप इसलिए कराते हैं ताकि हमको पता चले कि उसके आने वाले बच्चे में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इसलिए अगर हमने स्पर्म लिया है बायोप्सी करके या पेशा से करके, तो हम उसका कैरियोटाइप ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि उसके आने वाले बच्चों में कुछ लोगों में सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, कुछ लोगों में CABVD कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस होता है, तो उन सब में हमको कैरियोटाइप करवाना मतलब चाहिए। हमको ये जेनेटिक जो कंपोनेंट्स है या जेनेटिक डिजीजेस है, इनको रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है, या कई बार ये वाई लिंक्ड डिलीशंस होते हैं, वाई लिंक्ड प्रॉब्लम्स होती है जो वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज़ द वन जो डिसाइड करता है कि मेल है कि फीमेल है, राइट। तो उसको भी रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको, जब हमने स्पर्म एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर की जो बात करी, जैसे मैंने बोला पेशा, टेसा, माइक्रोटेसा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर हमको उसमें स्पर्म मिल जाए तो क्या हमको नेचुरल प्रेगनेंसी रोक सकती है? आंसर इज़ नो, है ना। तो हम लोगों को वो जो स्पर्म मिलता है वो स्पर्म हम लोग IVF के लिए ही क्रायो प्रिजर्व करते हैं। हमारा मेन एम है कि उस मेल के खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी जेनेटिकली बायोलॉजिकल ओन चाइल्ड, खुद का ओन चाइल्ड हो, उसके बारे में। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि हमने ये सब करा पर हमको कुछ स्पर्म नहीं मिला, तो उस कपल्स को हम लोग क्या काउंसिल करेंगे? इतना सब करने के बाद भी अगर हमको स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर लॉजिकली हमको सीमेन स्पर्म डोनेशन के बारे में काउंसिल करना चाहिए, राइट। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ये अंडर रिसर्च चीज़ें हैं, जैसे स्टेम सेल, प्लेटलेट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और कुछ केसेस में हम लोग लेट्रोजोल या क्लोमिफेन भी देके ट्राई कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमको 3-4 साल पूरा प्रॉपर ट्राई करना चाहिए मेल्स के लिए। जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ऐसा बोलते हैं कि अगर हम टेस्टिस में पेशेंट का खुद का प्लेटलेट इंजेक्ट करें तो कुछ रिसर्च ऐसी है कि
5% 10% केस में उसके स्पर्म्स ऑटोमेटिक दोबारा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रहे, पर एटलीस्ट आईवीएफ से उसका खुद का जेनेटिक चाइल्ड आ सकता है। स्टेम सेल भी रिसर्च हो रही है। स्टेम सेल की रिसर्च के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि स्टेम सेल्स में थोड़ा सा टेस्टिकुलर ट्यूमर को प्रमोट करने का रिस्क रह सकता है। ओके। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोडियोल रेशियो नॉर्मल है, अगर या एबनॉर्मल है, और हम उसको लेट्रोजोल दें, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करें, तो 5-10% केसेस में हमको पेशेंट का स्पर्म्स खुद मिल सकते हैं। तो डोनर स्पर्म जाने से पहले हमको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली ट्राई करनी चाहिए, जी, जी। तभी हमको डोनर स्पर्म के बारे में अभी सोचना जैसे चाहिए। हम लोग ओलिगोस्पर्मिया की बात करते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स होते हैं बट उनका काउंट कम है, या मॉर्फोलॉजी कम है, या मोटिलिटी कम है, तो उसमें हम ये लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, उनका स्ट्रेस और स्लीप साइकिल कैसा है, उनके ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या है। क्या अजूस्पर्मिया के लिए अगर हमको स्पर्म एक्सट्रैक्शन करना है तो 2 से 3 महीने पहले हमको ये सब उनको काउंसिल करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अप्रोक्सीमेटली 74 to 90 डेज, Wonderful. 60 डेज इन टेस्टिस, 15 to 20 डेज इन एपिडिडेमिस रहता है। तो जब हम उसका नया और मेल्स में ऐसा है पूरी लाइफ में स्पर्म बनता ही रहता है, फीमेल जैसा नहीं कि एक बार बन गया उसके बाद में नहीं बनता है। तो एवरी 3 months नए नए स्पर्म्स बनते रहते हैं। ठीक है? राइट। तो अगर हमको ये उसका इंश्योर करना है कि दोबारा से स्पर्म बने अथवा दो नया स्पर्म बने, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो जैसा आपने बोला लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है, और एंटी स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स के कारण डैमेज होता है, ROS स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है जो स्पर्म्स को डैमेज करती है। स्पेशली स्मोकिंग, अल्कोहल, अल्कोहल, स्ट्रेस, स्लीप, अभी ये मोबाइल आ गया है, तो ये Radiation. सारी चीज़ों के कारण स्पर्म डैमेज होता है। तो वो लाइफस्टाइल, डाइट, सप्लीमेंट्स सब जरूरी है। टेस्टिकुलर बायोप्सी में 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक है हाइपोस्पर्मिया और एक है सर्टोली ओनली सेल। ओके। हाइपोस्पर्मिया जो होता है उसमें हमारे स्पर्म बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्टोली ओनली सेल की अगर रिपोर्ट आती है तो हमको स्पर्म आगे मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि एक अच्छा एंड्रोलॉजिस्ट होता है तो वो सर्टोली ओनली सेल में भी निकाल सकता है स्पर्म। हमको एक ही स्पर्म चाहिए एक्सी के लिए, एग बनाने के लिए, उतने तो लगभग मिल जाते हैं। तो लगभग ये है इसका हमारा जो कैरी होम मैसेज है कि हमको पूरा ट्राई करना चाहिए कि पेशेंट को खुद का जेनेटिक चाइल्ड मिले। हालांकि थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर उसका सेलिंग इफेक्ट करता है। अगर किसी के पास पैसे की कमी नहीं है तो फिर हम लोग ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अजूस्पर्मिया में इवन अगर वाइफ नॉर्मल है तो भी हमको आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ टेक होम मैसेजेस देने? टेक होम मैसेज ये है कि सबसे पहले एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट पे घबराए नहीं। 2 या 3 बार बार अगर एजोस्पर्मिया का रिपोर्ट आता है तो फिर FSH-LH टेस्ट करवाएं। FSH-LH टेस्ट से हमको ये पता चलेगा कि आपके बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं कि नहीं, और अगर स्पर्म बन रहे हैं तो आपके खुद के स्पर्म से बच्चा रुक सकता है। लेकिन दवाई का ऑब्वियसली दवाई करके या प्रोसीजर करके, लेकिन दवाई और प्रोसीजर से आपको नेचुरल प्रेगनेंसी रोकने के चांसेस कम हैं। या तो हमको IVF करवाना पड़ेगा या फिर वो करना पड़ेगा। डोनर स्पर्म हम लोग बहुत लास्ट में प्रेफर करते हैं। अगर जब सब कुछ करके भी हमारे रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहे तभी हम लोग उसका प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही वंडरफुल एपिसोड जहाँ पे हमने बहुत अच्छा डिस्कशन करा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी रिपोर्ट्स को आप एक्सेप्ट करिए, डॉक्टर को ट्रस्ट करिए, और आगे उसका स्टेप बाय स्टेप क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसको समझने की ज़रूरत है। और ऑफकोर्स द लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज का तो अपना ही रोल है। अगली वीडियो में हम लोग एक बहुत ही वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोएंजाइम Q। मेल इनफर्टिलिटी में काउंट्स बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।